संसद की समितियों में संसद की समितियां, ठीक है ना, संसद की समितियां, मार्कर खत्म हो गए एकदम के प्राण चले गए। संसद की समितियां, देखो भाई, संसद की समितियां दो प्रकार की होती हैं, एक अस्थाई समिति होती है और एक अस्थाई समिति होती है। उससे पहले समिति की अगर हम लोग बात करें, समिति क्या होती है, तो हमने आपको बताया था कि जैसे लोकसभा और राज्यसभा में जो कार्य संसद नहीं करते हैं वो किसके द्वारा होता है, समितियों के द्वारा होता है, ठीक है ना, समितियों के द्वारा होता है। समितियों को और क्या कहते हैं, किसे लघु संसद कहते हैं, किसे लघु संसद कहते हैं, बताओ भाई, किसे लघु संसद कहते हैं। संसद की समितियों को क्या कहते हैं, लघु संसद कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, लघु संसद। अच्छा आप लोग बताओ, लघु संविधान किसे कहते हैं, लघु संविधान किसे कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, ठीक है ना, 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप लोग। तो इससे क्या कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोगों ने बात की थी कल कि संसद में दो प्रकार की समितियां होती हैं, एक अस्थाई समिति और होती है और एक और अस्थाई समिति। अस्थाई समिति में हमने पहला पढ़ा था कौन सा, प्राक्कलन समिति। पहली कौन सी पढ़ी थी, प्राक्कलन समिति ना। अस्थाई समिति में पहले हमने पढ़ा था प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का काम क्या होता है भाई, प्राक्कलन समिति का कार्य क्या होता है, यह सबसे पहली बात तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह सबसे बड़ी समिति है, संसद की सबसे बड़ी समिति है, जो कि कहां गठित की जाती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। कहां गठित की जाती है, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। पहली है इसमें प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, इसका गठन कहां होता है, लोकसभा में। कहां होता है भाई, लोकसभा में, लोकसभा में इसका गठन कहां होता है, लोकसभा में। यह सबसे बड़ी होती है, यह सबसे बड़ी समिति है, ठीक है ना। इसका कार्य क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसका कार्य क्या होता है प्राक्कलन समिति का। अगर कल आप लोगों ने पढ़ा है ध्यान से तो बताओ भाई, इसका कार्य क्या होता है। हाँ भाई, बजट में मांगों की जांच करना, ठीक है ना, बजट में मांगों की जांच करना। कहने का मतलब यह है कि ये बजट में जो भी अनुमान लगाया गया है, मांगों का या जो अनुमान लगाया गया है, उस अनुमान का अध्ययन करके उसमें जो भी त्रुटियां हैं उनको दूर करके उनके बारे में क्या करना, सिफारिश करना। यह काम किसका होता है, प्राक्कलन समिति का, है ना। बजट के अनुमानों की, सीधा लिख लो, जांच करना, ठीक है ना। बजट के अनुमानों की जांच करना काम किसका होता है, प्राक्कलन समिति का होता है, ठीक है ना। किसका होता है, प्राक्कलन समिति का। मतलब यह है कि यह इस बात की भी जांच करता है कि बजट में जो नीतियां दिखाई गई हैं कि भैया हम ये पैसा, मतलब सरकार ने कहा कि भाई हमें 100 रुपए, मतलब 1000 रुपए चाहिए कहां पे, सड़क निर्माण के लिए, 2000 रुपए चाहिए हमें रोजगार के लिए, 3000 रुपए चाहिए मंदिर बनवाने के लिए, ठीक है ना। उसने जो जो पैसा मांगा है उनकी ये क्या करेगा, जांच करेगा, ठीक है ना। और उनके किन चीजों की जांच करेगा, जो उनमें अनुमान लगाया गया कि भाई हम इसमें 3000 रुपए कहां कहां पे खर्च करेंगे। मंदिर के लिए 3000 रुपए लगाएंगे तो कहां कहां पे लगवाएंगे। 1000 रुपए सड़क निर्माण के लिए ले रहे हैं तो सड़क का निर्माण कैसे करेंगे, हम किसको कितना पैसा देंगे और कितने, मतलब किस तरीके से बनाएंगे, 4 लेन बनाएंगे कि 6 लेन बनाएंगे कि हाईवे बनाएंगे कि सुपर हाईवे बनाएंगे, क्या बनाएंगे। इन सब जो नीतियां बना के सरकार बताए कि भाई इन नीतियों से हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। मतलब वो जो भी खाका तैयार करेगी, कहने का मतलब ये है मेरा, देखो सरकार जैसे कहा कि हम सड़क बनाएंगे, तो वो सीधा जाके उसने कह दिया भाई मुझे सड़क बनाने के लिए 1000 रुपए चाहिए, तो ऐसा थोड़ा ना कि लो भैया 1000 रुपए निकाल के दे दिया। अरे सड़क बनाओगे तो कैसे बनाओगे, हमें ये तो बताओ। तो वही होती है सरकार की नीति। वो क्या होती है, बजट के अनुमान की नीति होती है कि सरकार ने क्या किया है कि सड़क बनाने की बात तो कही है, अनुमान लगाया है उसमें कि 1000 रुपए लगेगा मेरा, लेकिन वो कह रहे भैया हम इसमें 1000 इसलिए लगेगा क्योंकि ये 4 लेन बनाएंगे, हम इसे सुपर हाईवे बनाएंगे, इसके अगल बगल हम स्ट्रीट लाइट लगवाएंगे, इसलिए हमारा 1000 रुपए खर्च आएगा। अन्यथा आने का तो 500-600 में ही बन जाएगा काम, लेकिन हम इसे क्या करना चाहते, सुपर हाईवे बनाना चाहते हैं।
एक अच्छा देखने लायक हाईवे बनाना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, ले जाइए 1000 रुपए, लेकिन उससे पहले जरा हम देखें तो कहां कहां लगाओगे तुम 1000 रुपए, क्या क्या सही बात है कि नहीं सही बात है ना। तो ये सारी चीजों की जांच कौन करेगा? प्राक्कलन समिति। ठीक है, इसके बाद काम होता है किसका? लोक लेखा समिति का। किसका होता है? लोक लेखा समिति का। अच्छा, इसके प्राक्कलन समिति की एक बात बताओ, सदस्यों की संख्या कितनी होती है? सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30। 30 और सारे कहां से कितने होते हैं? लोकसभा राज्यसभा से कितने होते हैं? केवल और केवल लोकसभा से। गुड, क्योंकि ये गठित ही कहां की जा रही है? सिर्फ लोकसभा में गठित की जा रही है। कहां गठित की जा रही है? सिर्फ लोकसभा में गठित की जाए, तो इसका मतलब यहां के जो सदस्य होंगे वो भी कहां के होंगे? सारे लोकसभा के होंगे। कुछ और समितियां जिनमें लोकसभा और राज्यसभा से दोनों सदस्य आते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या होंगे? सिर्फ और सिर्फ कहां से रहेंगे? लोकसभा सदस्य रहेंगे। आ रही बात समझ में? देखो, लोक लेखा समिति का काम क्या होता है? जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने जो अपना प्रतिवेदन दिया है सरकार को, मतलब संसद में जो अपना प्रतिवेदन दिया है, उनकी जांच करेगी कौन? लोक लेखा समिति। मतलब कि सरकार ने जो अपना अनुमान लगाया बजट में, उस अनुमान के हिसाब से जो प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति साथ में जांच करते हैं मिलके, ठीक है ना। लेकिन इसका अनुमान कौन दे रहा होता है या उनकी मांग कौन रख रहा होता है? वो रखता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। सरकार की तरफ से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बताता है कि भैया इसमें इतना पैसा खर्च होगा, गिट्टी मंगवाएंगे तो इतना पैसा खर्च होगा, उसमें जो वो लिक्विड पड़ता है ना, केमिकल, वो मंगवाएंगे इतना पैसा खर्च होगा, ट्रांसपोर्ट का इतना खर्च होगा, ये सारे खर्च बताएगा ना, तो ये सीएजीआई बताएगा। तो इसके बाद इसकी जांच कौन करेगा? वो लोक लेखा समिति करेगी। कौन करेगी? लोक लेखा समिति करेगी। तो मतलब नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच कौन करेगा? लोक लेखा समिति करेगी। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई। तथा लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? देखो, इसका गठन की अगर हम लोग बात करें तो 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत ही हुई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 में आया था। जब आपको इतिहास पढ़ा रहे थे, आधुनिक इतिहास में बताया था ना, 1919 में भारत शासन अधिनियम आया था, ठीक है ना। इसके बाद जो है, इसके तहत 1921 में जांच, मतलब 1921 में इसका गठन हुआ था लोक लेखा समिति का, ठीक है ना। लोक लेखा समिति गठन हो गया था। लेकिन जब आजाद हुआ भारत तो 1954-55 में क्या किया गया? 1954-55 में इसको जो है, इसमें से जो सदस्य थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। इनमें सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई? 22 कर दी गई। और जब ये 21 में गठित हुई थी तो यहां संख्या कितनी रहती थी? 15 रहती थी। अब यहां पे क्या हो गया? 22 कर दी गई, जिनमें से 15 लोकसभा के सदस्य आते हैं और 7 किससे आते हैं? राज्यसभा सदस्य होते हैं। 7 किससे रहते हैं? राज्यसभा सदस्य रहते हैं, ठीक है। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसमें लोक लेखा समिति की, ये अपनी जांच की जो रिपोर्ट होती है वो किसके सामने रखती है? ये अपने जांच की रिपोर्ट किसके सामने रखती है? जांच की रिपोर्ट लोकसभा के सामने, लोकसभा के अध्यक्ष के सामने। ये भैया कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि लोक लेखा समिति अपने रिपोर्टों की जो रिपोर्ट है उसको किसके समक्ष पेश करती है, किसके समक्ष रखती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के समय। किसके समय? लोकसभा अध्यक्ष, मतलब उसको जाके अपना रिपोर्ट सौंप देती है। एक और बात यहां पे जान लेना, जो लोक लेखा समिति है, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन, जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को। आई बात समझ में? लोक लेखा समिति की बहन के जुड़वा बहन किसे कहते हैं? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। और क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों मिल करके, प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति दोनों मिलकर के, सीधी सी बात यह है कि ये जो सरकार ने बजट में जो मांग रखी है उन मांगों की जांच करती है, इसलिए से क्या कहते हैं? लोक लेखा। थोड़ा थोड़ा अंतर होता है कि अनुमानों की जांच कर रही होती है और ये भी अनुमानों की जांच करे, लेकिन जो इसमें एक रिपोर्ट देता है कौन? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? लोक लेखा समिति। और ये पहले स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, भैया तुमने जो मांग रखी हम डायरेक्ट उसकी जांच करेंगे, ठीक है ना। और दोनों में ही ध्यान रखना, इसमें कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होगा, किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाएगा, किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाएगा।
क्योंकि मंत्री किसका होता है, वो तो सरकार का ही व्यक्ति होता है ना, तो वो भैया अपने मंत्रालय की बातों को छिपा लेगा, है ना। तो इसलिए किसी भी मंत्री को नहीं रखा जाएगा, अन्य सदस्य को रखा जाएगा, लेकिन मंत्री को इसका सदस्य नहीं बनाया जाएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इंपॉर्टेंट इसके बारे में। आगे हम लोग आज बढ़ते हैं। अगला है आपका सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है ना। तो इसमें जो बातें छूटी थी आप लोग लिख लेना, ठीक है ना। अगला है सार्वजनिक उपक्रम समिति। ये सारी, अब दूसरी बात यह है कि ये सारी समितियां कैसी समितियां हैं भाई? अस्थाई समिति हैं। कैसी हैं? अस्थाई समिति हैं। किस प्रकार की समिति हैं? अस्थाई समिति हैं। ये सभी कैसी समिति हैं? अस्थाई समिति हैं। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले अगर बात करें तो इस समिति को गठित करने का विचार किसने दिया था? गठित करने का विचार किसने दिया? गठित करने का विचार जीवी मावलंकर ने दिया था। जीवी मावलंकर ने कहा था, ठीक है ना। लेकिन किसकी सिफारिश पर इस समिति का गठन हुआ? इस समिति का भी गठन किस सिफारिश पर हुआ था? तो एक समिति थी जिसका नाम था कृष्ण मेनन समिति, ठीक है ना। इसका गठन कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर हुआ। अच्छा, एक बात और ध्यान से सुनना। अब जैसे जो लोग शुरुआत से पढ़ रहे हैं पूरा संसद, तब तो बढ़िया कंटिन्यूटी बातें समझ में आ रही हैं, और जो बीच बीच में पढ़ रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगी, सीधी सी बात है। इसलिए हमने कहा था कि जब भाग 5 के बाद जो भी पढ़ना, भाग 5 से कंटिन्यू पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, छोड़ के मत पढ़ना, ठीक है ना। लेकिन आपके जैसे महापुरुष नहीं है इस दुनिया में। हाँ, अस्थाई समितियों की तीसरी समिति है सार्वजनिक उपक्रम समिति। इसके बारे में सीधी सी बात आप लोग जान लो कि ये करती क्या है, ठीक है ना। इसका काम होता है कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, मतलब संस्था होते हैं, गैर सरकारी संस्था बोले तो जैसे LIC, जैसे होता है LIC, है ना। ये कैसे होती है? सरकारी संस्था है, लेकिन उससे क्या है, ये उपभोग करने वाली संस्था है, सरकार से उपभोग करने वाली संस्था है ना। तो ये कैसे, मतलब इस तरीके की संस्थाओं की जांच कौन करती है? सार्वजनिक। जैसे सरकार ने बजट में मांग रखी कि भैया हमें LIC की सहायता करने के लिए, LIC की सहायता करने के लिए हमें 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकार ने बजट में मांग रखी कि भैया हमें LIC की सहायता करने के लिए 100 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि LIC के तहत हम लोगों को क्या कर रहे हैं, बुजुर्ग लोगों को या युवाओं को या बेरोजगारों को हम बीमा दे रहे हैं, ठीक है ना। उनको क्या दे रहे हैं? हम बीमा, क्योंकि LIC कैसी कंपनी है? बीमा कंपनी है ना। तो उसके तहत हम ये मतलब एक समझौता किए हैं, सरकार ने और LIC ने समझौता किया कि भाई हम लोगों को क्या करेंगे, बीमा देंगे। तो उसको हमें बीमा रिकवरी का पैसा देना होगा, या उसे बजट के लिए इतना मुआवजा देना पड़ेगा कंपनी को, ठीक है ना। तो इसकी जांच कौन करेगा? सार्वजनिक उपक्रम समिति करेगी। आई बात समझ में? नहीं समझ में आई बात? हाँ बोलो। अरे तो हाँ नहीं का जवाब तो दियो। नहीं आई समझ में? सीधी बात बताओ। देखो, सार्वजनिक उपक्रम समिति क्या होती है कि जो सरकार की उपक्रम समितियां होती हैं, उपक्रम कंपनियां होती हैं जो सरकार की सहायता करने के लिए कंपनी। अब भाई जैसे LIC है, LIC सरकारी कंपनी नहीं है, सरकारी नहीं है, सरकार के द्वारा वो उपभोग करने वाली संस्था है, तो वो सरकार की सहायता कर रही है। ये बंद भी हो सकती है, सरकार इसको देना बंद करे, बंद हो जाएगी कल से, तो वो कंपनी के मार्फत जाएगा। लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसने ले रखी है? सरकार ने ले रखी है ना। तो इसलिए इसे, तो इसीलिए तो सरकारी के मतलब सरकार ने उस पर हाथ ले रखा है ना, उसका आधा हिस्सा उस पे है। सरकार हर बजट में LIC का नाम ले लेती है। सरकार लगभग मतलब अपने बजटों में क्या कर लेती है, बजट का नाम मतलब LIC किस लिए नाम ले लेती है, क्योंकि उसके तहत वो क्या कर रही होती है, लोगों को बीमा दे रही है। तो उसके तहत उसके लिए अलग से वो प्रावधान कर देते, भैया हम इनको LIC वालों को भी 100 करोड़ रुपए दे रहे हैं मुआवजा,
ठीक है ना, कि अगर इनको घाटा मुनाफा हो तो सब झेलेंगे अपना, चलिए इनका जो घाटा होगा वो हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, सरकार, क्योंकि सरकार से, हाँ वो अभी वो प्राइवेट कंपनी थी, वो पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनी थी, केवल वो लाइसेंस धारित थी। जो सहारा कंपनी थी वो लाइसेंस धारी थी सरकार से, ठीक है ना। उसके जो एक फंड निधि चिट फंड कंपनियां, मतलब चिट फंड एक संस्था होती है, उससे क्या है, उसको लाइसेंस मिल रखा है, ठीक है ना। तो लेकिन वो बीमा कंपनी नहीं होती। बीमा कंपनियां ज्यादातर होती है वो क्या होती हैं, वो सरकार से अपना सहायता प्राप्त होती हैं। इसको देता है वो क्या नाम है, सेबी, इसको सेबी देती है। हाँ अभी तो बात चल ही रही है, पैसा तो मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। चलो अच्छा भाई पहले अपने टॉपिक पे आओ, ठीक है ना। तो इसमें क्या मैंने कहा कि इसको कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इसे क्या किया गया था, गठित किया गया, ठीक है ना। इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो भैया इसमें पहले भी 15 ही सदस्य होते थे। शुरुआत में इसमें कितने सदस्य होते थे, 15 होते थे। लेकिन 1974 के बाद से, आप सीधा लिखेगा 1974 से इसमें 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य होते हैं। 1974 से 22 सदस्य होते हैं, जिनमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है ना। 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा सदस्य होते हैं। जैसे आप, मैंने कहा ना LIC हो गया, एयर इंडिया हो गया, FCI हो गया, ये सारी कंपनियां क्या होती हैं, उपक्रम समिति होती है, भारत सरकार की उपक्रम समिति होती हैं। इन्हीं को ही सरकार क्या कर सकती है, जैसे आपने देखा कि एयर इंडिया क्या हो चुकी है, प्राइवेट हो चुकी है। एयर इंडिया प्राइवेट हो चुकी है ना, तो सरकार इन्हीं को बेच खरीद सकती है। बैंक हैं, बैंक वगैरह हैं, जैसे बैंक का प्राइवेट कर दिया सरकार ने, शुरुआत में इनको सरकारी किया था, फिर प्राइवेट कर दिया, ठीक है ना। ये सब होता रहता है। तो ये सरकार की उपक्रम समितियां होती हैं, ठीक है ना। टीम बी होती है जिसको कहते हैं। हाँ भाई, नहीं प्राइवेट नहीं है, है सरकारी, लेकिन जैसे इसको क्या बोलते हैं, एयर इंडिया को सरकार ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया है। तो अब इसमें क्या होगा कि इसमें हर काम ठेके से होने लगेगा, रहेगा सरकार के मार्फत ही, बस केवल इसमें जो कार्य होगा वो ठेके से होगा, सरकारी पद से ऐसे कुछ नहीं होंगे। वो सारे काम किससे होंगे, ठेके पर हो जाएंगे, बस इतना होगा, और सरकार को अपना कमीशन मिलता रहेगा उसको। चलिए अगला लिखिएगा भाई, नहीं इसका 1952 में हुआ था। क्या वो हुआ था ना, लोक लेखा समिति का, नहीं सॉरी, इसका भाई हुआ है, देखिए हाँ लिख लो, इसका गठन जो कृष्णा मेनन समिति के तहत हुआ था 1964 में हुआ, कहीं लिख लो यहीं पे 1964 में हुआ है, ठीक है ना। इसका गठन 1964 में हुआ है। अगला आ जाओ भाई, फटाफट आप लोग लिखो, नहीं बहुत समय हो जाएगा इसमें। अब आ जाओ विभागीय समितियां। टाइम क्या हुआ, विभागीय समितियां, हेडिंग बनाइएगा, विभागीय समितियां। विभागीय समितियां, ठीक है। विभागीय समितियां, देखो विभागीय समितियों में पहली समिति है, इसमें थोड़ा सा 1-2 पॉइंट आप लोग लिखिएगा और समझिएगा। विभागीय समितियों में इस समिति का गठन जो हुआ था 1989 में हुआ था, ठीक है ना। इस समिति का लोकसभा
लोकसभा नियम समिति, लोकसभा नियम समिति 1989 के तहत हुआ था। उन्नीस के तहत हुआ था, ठीक है ना। इसमें 16 समितियां लोकसभा की, इसमें कई सारी समितियां विभागीय समितियों में 16 लोकसभा की तथा 8 राज्यसभा की समितियां हैं, ठीक है ना। इसमें 16 राज्यसभा की, सॉरी लोकसभा की और 8 राज्यसभा की समितियां हैं। प्रत्येक समिति में एक चीज और ध्यान रखना, इसमें प्रत्येक समिति में 31 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं? 31 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिनमें से 21 लोकसभा से मिलेंगे और राज्यसभा से कितने रहेंगे? 10, ठीक है ना। लोकसभा से 21, राज्यसभा से 10, कुल कितने सदस्य हो गए? 31 सदस्य रहेंगे। लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य इसमें रहेंगे। इसका कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। इनको लोकसभा अध्यक्ष व सभापति, राज्यसभा के सभापति के द्वारा चुना जाता है, ठीक है ना। किसके द्वारा चुना जाता है? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति द्वारा चुना जाता है। राज्यसभा के जो 10 सदस्य चुने जाएंगे उनको कौन चुनेगा? राज्यसभा का सभापति चुनेगा। और जो 21 सदस्य लोकसभा के होंगे उनको कौन चुनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। उनको कौन चुनेगा? लोकसभा का अध्यक्ष। सीधी सी बात आप इसमें यह समझो कि इनका कार्य क्या होता है। कार्य जो होता है इसमें मंत्रालयों, यानी जो विभागीय मंत्रालय होते हैं ना, जो सरकार के विभागीय मंत्रालय होते हैं, कोई कपड़ा मंत्रालय है, कोई वित्त मंत्रालय है ना, कोई वाणिज्य मंत्रालय है, इन सारे मंत्रालयों की जांच करना, ठीक है ना। इनकी मांगों की जांच करना, मंत्रालयों के बजट की मांगों की, बजट के मांगों की जांच करना, बजट के मांगों की जांच करना। यह काम किसका होता है? संसद की किस समिति का? विभागीय समिति का, ठीक है ना, विभागीय समिति का। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समिति, संबंधित समिति, संबंधित समिति। चलिए, तो अनुसूचित जनजाति समिति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संबंधी समिति, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। इस समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 30, जिनमें से लोकसभा से 20, ठीक है ना, लोकसभा से 20 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं। राज्यसभा से कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। यह भी 1 वर्ष के लिए ही गठित होती है। यह समिति भी कितने के लिए गठित होती है?
1 वर्ष के लिए गठित होती है। इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, एक आयोग बना है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है ना। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, इनके प्रतिवेदों की जांच करना काम किसका होता है? अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति समिति का। बात को समझना, जैसे सरकार ने कहा कि भाई हमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए हमने इस बजट में ये प्रावधान किया है, इनके लिए हमने इतना बजट पास किया है, या फिर इनके लिए हम ये कार्य करेंगे, इसके लिए हमने ये बजट पास किया। मतलब उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको शिक्षा में सुधार लाने के लिए, या फिर उनको आर्थिक सहायता देने के लिए हम उनको 500 रुपए हर महीने देंगे। जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग हैं कि जांच कौन करेगा? ये समिति करेगी। उन आयोगों की समिति, मतलब आयोगों की जांच कौन करेगा? ये SC और ST संबंधी समिति करेगी, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में कहोगे तो SC और ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड टेरिटरी कास्ट संबंधी समिति, इसकी जांच करेगी, ठीक है ना। जिनमें से लोकसभा के कितने सदस्य होंगे? 20, राज्यसभा से 10। कितने सदस्य होंगे? कुल 20 सदस्य होंगे। कुल कितने सदस्य होंगे? 20 सदस्य होंगे। तो यही आपको लास्ट में एक पॉइंट इसमें लिख लेना है कि इसका कार्य है, इसका कार्य क्या है? SC, ST आयोग द्वारा बजट में, SC ST आयोग मांगे गए अनुदान की जांच करना, ठीक है ना। अभी इसमें लिखा है अनुदानों के प्रतिवेदन की जांच करना, प्रस्तुत अनुवेदों के प्रतिवेदनों की जांच करना। दुनिया भर की अगर हिंदी लिखा देंगे आप कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो ये शॉर्टकट में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ भाई, सारी समितियां समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं? हाँ, कम समय में और कम मैटर में हम अच्छा समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। सभी लिखाना नहीं कि सभी हम छपवा देंगे। इसका कार्य क्या होता है? SC ST आयोग द्वारा, आयोग ने जो भी मांग रखी है बजट में, उन बजटों की क्या करना है, उनमें जो भी अनुदान, मतलब जो अनुदान का मतलब है तो दान मांगा है ना कि भैया हमको चाहिए 1000 करोड़ चाहिए, हमको SC और ST के ऊपर लगाना है। तो ये जो अनुदान मांगा है इस आयोग ने, इसकी जांच कौन करेगा? SC ST संबंधित समिति करेगी कि इसने मांगा है, सही मांगा है, ये गलत मांगा है, कितना इसमें कम ज्यादा हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने मांग लिया कम पड़ जाए, या फिर ज्यादा तो नहीं मांग रखा है। इन सब चीज की जांच कौन करेगा? ये समिति करेगी। आई बात समझ में? प्राण निकलवा लिया तुम से यार, फिर हूं नहीं बैठ तो सो दे। अगला एक लास्ट लिख लीजिएगा। अब सीधा आप लोग डालिएगा तदर्थ समिति। ये सारी कौन समितियां थी? पहले ध्यान समझो, ये अभी तक जितनी समितियां आपने लिखी सारी कौन समिति थी? अस्थायी समिति। अब तदर्थ यानी कि अस्थायी समिति, इसको एडहॉक समिति कहते हैं। एडहॉक समिति, हाँ सभी का कार्यकाल, लेकिन जो अस्थायी समितियां होती हैं इनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता, इनका अनिश्चित होता है। भाई ये जो अस्थायी समितियां होती हैं पूरे 1 साल के लिए बनाई जाती हैं, क्या ये साल भर जांच करेंगी, रिपोर्ट सौंपेंगी और अगले बार फिर क्या करेंगे? नई बना दी जाएगी, नए अनुदानों के लिए मांग कर दी जाएगी। तदर्थ समितियों में इसमें पहले लिख लीजिएगा आप लोग प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति। प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है ना। प्रवर एवं संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। द सेलेक्ट आर ज्वाइंट सेलेक्ट कमिटी, ठीक है। तो इसमें पहली बात समझिएगा, जो प्रवर समिति होती है, तदर्थ समितियां बोले तो अस्थायी समिति, इन अस्थायी समितियों में सबसे प्रमुख समिति कौन सी होती है? प्रवर समिति ही होती है। कौन होती है? सबसे प्रमुख होती है प्रवर समिति, क्योंकि ये संसद के दोनों सदन के किसी विधेयक पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं, ठीक है ना। तो जो ये अलग अलग समितियां गठित की जाती हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? प्रवर समिति कहते हैं। उन्हीं क्या कहते हैं? प्रवर समिति कहते हैं। मतलब ये संसद में जब किसी विधेयक को लेकर जब कोई बिल आता है, उस बिल की जांच करने के लिए जब कोई समिति बनाई जाती है, अगर अलग अलग समिति बना दी गई तो उसे क्या कहते हैं? प्रवर समिति।
और जब दो विधेयकों को एक साथ जांच करने के लिए यानी कि दो समितियों को एक साथ गठित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। आई बात समझ में? तो लिखिएगा इसमें एक पॉइंट और आप लोग, प्रवर समिति तदर्थ समितियों की सबसे महत्वपूर्ण समिति है। प्रवर समिति तदर्थ समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है, सबसे महत्वपूर्ण समिति है। सबसे महत्वपूर्ण समिति है, ठीक है ना। पहली बात आप लोग सबसे महत्वपूर्ण समिति है। जब संसद के दोनों सदनों में, जब संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन, ठीक है ना, जब संसद के दोनों सदन किसी विधेयक पर विचार करने के लिए, किसी विधेयक पर विचार करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन करते हैं तो उन्हें प्रवर समिति कहते हैं। उन्हें प्रवर समिति कहते हैं। और जब विचार करने के लिए संयुक्त रूप से समिति का गठन करें तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रवर समिति। तो इसमें शॉर्टकट में इस वाला लिख ले रहे हैं, विचार करने के लिए संयुक्त रूप से, विचार करने के लिए संयुक्त रूप से समिति का है तो उसे संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। इसके आगे जरा लिख लो यहां पे विधेयक पर, है ना, विधेयक पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से समिति का गठन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं, ठीक है ना, संयुक्त प्रवर समिति कहते हैं। प्रवर समिति में अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 30 सदस्य हो सकते हैं। दो बातें और लिख लो इसमें, प्रवर समिति में अधिकतम 30 सदस्य व संयुक्त प्रवर समिति में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 45 सदस्य। अधिकतम 45 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? अधिकतम 45 सदस्य होंगे। संयुक्त प्रवर समिति और एक क्या है? प्रवर समिति, ठीक है। अब जरा इसको लिख लो, फिर एक बार अच्छे से समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ 45। संयुक्त प्रवर समिति में कितने होते हैं? 45 सदस्य होते हैं। प्रवर समिति को अपनी रिपोर्ट 3 माह के अंदर ही सौंपनी होती है, ठीक है ना। जब वो जांच करती है उसे 3 माह के अंदर, मतलब इसमें देखो इसमें सीधी सी बात ये होती है कि ये जो समिति होती है विधेयकों की जांच करने के लिए होती है। विधेयक का मतलब कोई बिल आया, जैसे मान लो नागरिकता संबंधी कोई बिल आया, या फिर महिला आरक्षण संबंधित कोई बिल आया, या अन्य किसी प्रावधान से संबंधित बिल आया, ठीक है ना। तो इस बिल पर जो जांच होगी
तो जांच कौन करेगा? एक समिति बनाई जाएगी। जैसे किसी मैंने आपको बताया ना कि बिल कौन पेश करेगा? सांसद पेश करेगा, है ना। तो जब वो कोई बिल पेश करेगा सांसद, तो उस बिल को क्या किया जाएगा? उस पर बहस होगी, चर्चा होगी। तो उसकी चर्चा होने के समय ही उस पर क्या किया जाएगा? एक समिति का गठन किया जाएगा कि भैया इसके जो पॉजिटिव और निगेटिव यानी सकारात्मक और नकारात्मक जो बातें हैं उन पे जांच की जाए, ठीक है ना। उसकी जांच के लिए क्या किए जाएंगे? सदस्यों का मतलब एक समिति गठन किया जाएगा। इस समिति में कितने सदस्य होंगे वो संख्या यहां पे दे रखी है। अगर प्रवर समिति है, मतलब प्रवर समिति मतलब प्रवर समिति तदर समिति सॉरी जब संसद के दोनों सदन, ठीक है ना, जब संसद के दोनों सदन, लोकसभा अलग और राज्यसभा अलग अलग रूप से क्या कर रही है? किसी भी मतलब जब अलग अलग विचार करना चाह रही है कि नहीं भाई हम, जैसे मान लो महिला आरक्षण संबंधित कोई बिल आया, तो उस पर लोकसभा चाहता है कि भाई हम अलग विचार करेंगे, राज्यसभा चाहता है कि हम अलग विचार करेंगे। तो वहां पे समितियां भी क्या बनेगी? अलग अलग बनेगी। लोकसभा की अलग समिति बनेगी, राज्यसभा की अलग समिति बनेगी। तो जब अलग अलग समिति बनाई जाएगी तो उसे क्या कहेंगे? प्रवर समिति कहेंगे। जो समितियां बनेंगी उन्हें क्या कहेंगे? प्रवर समिति कहेंगे। और जब उसी विधेयक मतलब उसी महिला आरक्षण से संबंधित बिल पर, विधेयक पर जब एक साथ दोनों सदन बात करना चाहते हैं तो वहां पे क्या कहा जाएगा? उसे संयुक्त से। जब दोनों एक साथ हम विचार करना चाह रहे हैं तो एक साथ, तो विचार करने के लिए दोनों सदन तो एक साथ बैठेंगे नहीं, क्योंकि दोनों सदन एक साथ बैठ जाएंगे तो उसे क्या कहा जाएगा? संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन कहा जाएगा। कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा? उसे क्या कहा जाएगा? और वो तब होता है जब किसी बिल को लेकर के दोनों सदनों में 6 महीने तक मतभेद हो गया हो, तब राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। तो ये तो वो अगर भाई दोनों एक साथ बैठ जाएंगे सदन, तो यहाँ पे क्या हो गया? संयुक्त बैठक हो गई ना। तो फिर समिति बनाने की क्या जरूरत? तो वहां पे ये नहीं होगा, वहां पे एक समिति बनाई जाए, मतलब कुछ ही सदस्य। जैसे 245 राज्यसभा में सदस्य हैं, 545 किसमें सदस्य हैं? लोकसभा। तो वो सारे नहीं बैठेंगे, उनमें से कुछ। और उनकी संख्या क्या दे रखी है कि अगर प्रवर समिति है तो कितने सदस्य होंगे? 30। और प्रवर समिति अलग अलग बनेगी तो 30 लोकसभा, 30 राज्यसभा। और जब एक साथ दोनों को बैठा संयुक्त रूप से क्या करना होगा? जब इन पे विचार करना होगा किसी भी विधेयक को लेके, तो इसमें 45 सदस्य, 45 में 30 किसके रहेंगे? लोकसभा के। और राज्यसभा कितने रहेंगे? 15 सदस्य। तो ये दोनों लोग क्या करेंगे? मिल करके इस पे विचार करेंगे। दोनों लोग मिलकर क्या करेंगे? विचार करेंगे। दोनों मिल करके इस पे क्या करेंगे? विचार करेंगे। आई बात समझ में? और जब अलग अलग विचार करेंगे तो 30 लोकसभा से होंगे, ठीक है ना, लोकसभा से। अगर राज्यसभा से गठित करना होगा तो राज्यसभा से 30 सदस्य हो जाएंगे। तो ये अलग अलग समिति बनाएगी तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रवर समिति। और अगर संयुक्त समिति बनाएगी तो कहा संयुक्त प्रवर समिति, ठीक है। और यह समिति कैसी होती है? प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति कैसी होती है? तदर्थ समिति, या इसे क्या कह सकते हैं? अस्थायी समिति। ये क्या कह सकते हैं? अस्थायी समिति। और अस्थायी समिति कब तक होती है? जब वही बिल आता है उसी बिल की जांच करने के लिए बनाई जाती है, तो उसके बाद समाप्त। कोई नया बिल आया तो नई समिति बना दी जाएगी उसके जांच करने के लिए। वो सदस्य नहीं रहेंगे, दूसरे सदस्य उसमें शामिल किए जा सकते हैं, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो ये भैया कुछ बिल से संबंधित क्या थे? समितियां थी, है ना। बिल से संबंधित है मतलब कुछ समितियां थी। और प्रमुख और भी हैं, जैसे एक है आपका नियम 377, ठीक है ना, ठीक है ना। ये भी समितियां होती हैं, लेकिन ये सब आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बड़े एग्जाम के लिए आप पढ़ेंगे फिर अभी, ठीक है ना। आपके लिए पर्याप्त इतना है, फिर आगे हम अगला टॉपिक कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी कल देखते हैं फिर क्या है आपका पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। इसको भाई अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एक बार बेहतर ढंग से पूरा पढ़िएगा, ठीक है ना। समितियों को थोड़ा बेहतर ढंग से समझ पढ़िएगा, जहां जिसको ना समझ में आए वो पूछ सकता है, ठीक है ना। जिसको ना समझ में आए वो पूछ सकता है, और ऑनलाइन वाले कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जिसको जो ना समझ में आए या कोई फैक्ट गलत हो गया हो तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए।